रमा, रमा, अरे सुनती हो रमा? क्या हुआ जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो आप? और आप इतने घबराए हुए से क्यों हो? अरे कहिए ना जी, सब ठीक तो है ना? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे संतोष भैया का फोन आया था रमा। संतोष भैया बता रहे थे हमारी नीलू को कल लड़के के माता पिता, उनकी बहन और उनकी बुआ आ रही है देखने। क्या कल के कल आ रहे हैं? हाँ रमा। लेकिन जी इतनी जल्दी सारी व्यवस्था कैसे हो पाएगी? घर की हालत भी देखी है आपने? अरे सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है। और लड़के के माता पिता और उनकी बहनें तो नीलू को देखकर चली गई थी ना, फिर से आने की क्या जरूरत है? हाँ रमा, लेकिन अब हम क्या करें? किसी को ऐसे सामने से मना भी तो नहीं कर सकते ना। ये गजब तमाशा लगा रखा है लड़के वालों ने। अरे लड़के के माता पिता और उनकी दोनों बहनें तो अपने अपने पतियों के साथ अभी हफ्ते भर पहले ही तो हमारी नीलू को देख कर गई है ना। ये लड़के वाले भी ना, अरे जब चाहेंगे जैसा चाहेंगे तुरंत बोल देंगे। सोचना भी नहीं है कि तत्काल में हम सारी व्यवस्था कैसे करेंगे। हम लड़की वाले हैं, अभी तो शादी भी नहीं हुई है और इनके इतने नखरे झेलने पड़ रहे हैं। अब आप ही बताइए ना जी, ये भी कोई तरीका है बताने का? अरे वह भी इतनी रात को, कल सुबह सुबह ही लड़के देखने आ रहे हैं। अरे कम से कम दिन में ही बता दिया होता तो कुछ तैयारी तो हो ही जाती। और पिछले बार का तो आपको याद ही होगा, ये लड़के वालों ने कितनी फजीहत की थी, पूरा दिन उनकी नौटंकी में ही निकल गया था। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं रमा, लड़की वाले हैं हम। अरे लड़की वाले हैं इसका मतलब जैसा जी चाहे वो लोग हमें नचाते रहेंगे। पिछले बार भी 4 लोगों का बोलकर गए थे और आए थे पूरे 8 लोग। लड़के के मम्मी पापा, बुआ फूफा दोनों ननद अपने अपने पतियों के साथ आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने अपना दिमाग लगाकर 10 लोगों की व्यवस्था की थी, नहीं तो ना जाने इन लोगों की इसी घटिया हरकत की वजह से हमारी तो इज्जत ही चली जाती 4 लोगों में। और बेचारी मेरी भोली भाली नीलू को ऐसे पैनी नजरों से देख रही थी उसकी दोनों नंदे। क्यों नीलू, कितनी घबरा गई थी बेटा तू पिछले बार? हाँ मम्मी। देखा नहीं आपने? अरे उन लोगों ने हमारी नीलू का ऐसे परीक्षण किया जैसे जानबूझकर कोई कमी ढूंढी जा रही हो। अरे हमारी नीलू के पांव के नाखून से लेकर बालों तक का निरीक्षण कर रहे थे वो लोग। ऊपर से सवालों की बौछार पे बौछार किए जा रहे थे। रमा देखो, अब हमें रिश्ता करना है तो थोड़ा बहुत तो ये सब परेशानी झेलनी ही पड़ेगी ना। अरे कुछ दिनों की तो बात है, फिर हमारी नीलू राज करेगी। ठीक है, इस बार तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ उन्होंने तीसरी बार किया ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी, आपको बता देती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो भाई अभी से हम लोग व्यवस्थाएं शुरू कर देते हैं, वरना कल हड़बड़ी में पूरी व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी। नीलू किशोर कुमार और रमा जी की इकलौती बेटी है। नीलू की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद अब नीलू के माता पिता नीलू की शादी करना चाहते थे। नीलू की शादी की बात रमेश जी का बेटा रौनक, जो कि एक सरकारी इंजीनियर है, जिसके साथ हो रही थी। नीलू के माता पिता आधी रात तक जागकर सारी व्यवस्थाएं करते हैं और दूसरे दिन रौनक के माता पिता, बुआ और उनकी बहनें नीलू को देखने आती हैं। देखो बेटा नीलू, किसी भी बात से डरने या शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो, तुम उन लोगों की किसी भी बात का जवाब बहुत अच्छी तरीके से देना। ठीक है मम्मी, लेकिन सच में मुझे बहुत घबराहट होती है मम्मी। रमा, ओ रमा, कहाँ रह गई तुम? अरे जल्दी आओ भाई, देखो मेहमान आ गए हैं। ठीक है बेटा, जब हम तुम्हें बुलाए तब तुम आ जाना, ठीक है? हाँ अभी आएगी। बहन जी जरा लड़की को तो बुलाइए, हम अपनी नंद को खास अपनी होने वाली बहू से मिलवाने लेकर आए हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन जी, मैं अभी बुलवाती हूँ। नीलू, नीलू बेटा, देख लीजिए जीजी, ये है हमारी होने वाली बहू नीलू। बेटा खाना बना लेती हो तुम? किचन का सारा काम कर लेती हो या फिर पढ़ाई लिखाई ही हो रही है? अरे नहीं नहीं बहन जी, आप हमारी बेटी से जो चाहे बनवा लो, खाना अच्छा बनाती है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर तो आंटी जी सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ बहुत अच्छा आता होगा आपकी बेटी को। क्यों नीलू, सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कर लेती हो तुम? हाँ भाई, बहुत अच्छी सिलाई बुनाई कढ़ाई करती है मेरी नीलू। वो सब तो ठीक है बहन जी, मैं तो बस आपकी बेटी की आवाज सुनना चाहती थी, आप तो उसे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे छोड़ो ना जीजी, अगर आवाज सुनना ही है तो एक बढ़िया सा भजन ही सुन लेते हैं बिटिया से। क्यों बिटिया, भजन तो आता ही होगा ना? वैसे भी आजकल तो कितना ही जब देखो तब लड़के लड़कियां फोन में रील ही बनाते रहते हैं। अरे और नहीं तो क्या भाभी, आजकल की तो सारी बहू बेटियां बस मोबाइल के सामने उल्टे सीधे मुंह बनाकर रील्स बनाते रहती हैं और सही में ना जाने कैसे कैसे गानों में रील्स बनाती हैं। हम तो बिटिया से सिर्फ भजन सुनना चाहते हैं। क्यों बिटिया, भजन तो आता ही होगा ना तुम्हें? सुनाओ जरा हमें भजन। हाँ हाँ सुनाओ नीलू, भजन तो आता ही होगा तुम्हें। हाँ भाई नीलू, भजन तो सुना ही दो। बेचारी नीलू की माँ का तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो आज उनकी बेटी की नहीं बल्कि स्वयं उनकी परीक्षा हो रही है। ऐसा नहीं था कि नीलू को कोई भजन ना आता हो। इतने लोगों के सामने बेचारी नीलू अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, सभी की नजरें लगातार उसे घूर रही थी। इसलिए नीलू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसकी आंखें तो जैसे जमीन पर ही गड़ी थी। बेचारी नीलू की आंख उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ऊपर से भजन, यह तो जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई से भी कठिन लग रहा था आज नीलू को। नीलू के गले से आवाज बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी, भजन कैसे सुनाए बेचारी। तभी नीलू की माँ ने धीरे से अपनी बेटी का हाथ दबाया और उसे हौसला दिया। अपनी माँ का साथ पाकर नीलू को तो थोड़ी हिम्मत बंधी थी। नीलू ने जैसे ही भजन गुनगुनाना शुरू किया, नीलू की आवाज लड़खड़ाने लगी।
तभी नीलू की माँ ने नीलू के साथ भजन गुनगुनाना शुरू कर दिया। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले की जटाओं में गंगा सोहे, हो चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। क्या बहन जी, हमें तो आपकी बेटी से भजन सुनने थे, आपसे नहीं। अरे आप क्यों गुनगुनाने लगी थी? माफ कीजिएगा बहन जी, कोई भी लड़की हो इतने सारे लोगों के सामने तो उसकी हालत थोड़ी तो खराब होगी ही ना, वो घबराएगी, चाहे वो आपकी बेटी हो या मेरी बेटी हो। और वैसे भी मैंने तो सिर्फ पीछे से सपोर्ट किया है, भजन तो उसी ने गाया है ना। वैसे भाभी, हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछना है और ना ही आपसे कुछ कहना है। हम तो बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा एक ही भाई है, हमारा मायका हमेशा बनाए रखना। हाँ भाभी, मुझे भी और कोई सवाल नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बस यही बताना चाहूंगी कि हमारा मायका तो तुम बनाए रखना। अच्छा ठीक है, अब हम लोगों को इजाजत दीजिए, हम तो बस बिटिया से मिलने आए थे। अरे भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ खा पी कर जाइए। नहीं नहीं, अगली बार हम खाना खाकर जाएंगे। अच्छा ठीक है बहन जी, चलते हैं हम लोग। अरे देखा आपने, एक एक करके सब अपने सारे मतलब के सवाल पूछ रहे थे। सारे लोगों की उम्मीद में हमारी नीलू खरी उतरी तो उन लोगों को ऐसा लगा जैसे उन लोगों ने पीएचडी की परीक्षा पास कर ली होगी। देखिए जी, मुझे तो शुरू से ना ये रिश्ता कुछ जम नहीं रहा है। अरे भाग्यवान, लड़का सरकारी इंजीनियर है। नीलू बेटा, क्या तुम्हें ये परिवार पसंद है? मम्मी पापा, मैं आप लोगों के फैसले में ही अपना फैसला समझती हूँ। मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि लड़के की माँ का कहना है कि उनका लड़का अपने माता पिता की पसंद पर चलता है, वो हमारी नीलू को देखने नहीं आएगा। ठीक है ना रमा, अरे ये सब तो देखने दिखाने में चलता है, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान होती हो। इस तरह धीरे धीरे इस बात को एक हफ्ते का समय बीत जाता है, लेकिन अभी भी लड़के वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अरे पूरे एक हफ्ते हो गए, कोई जवाब नहीं आया। अगर नहीं करना है रिश्ता तो भी बता देना चाहिए, ऐसे लटका कर रखा है उन्होंने। हाँ या ना साफ साफ बता देना चाहिए। हेलो, हाँ भाई साहब। अच्छा, कब आ रहे हैं? अच्छा ठीक है भाई साहब। कौन आ रहा है जी? समधी जी का फोन था, उनका कहना था कि कल उनका बेटा और दोनों बेटियां नीलू को देखने आ रहे हैं। बेटा नीलू, तू घबरा मत, जा तू आराम कर ले, कल का सारा खाना पीना सब कुछ मैं देख लूंगी। और देख, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी माँ है ना तेरे साथ। ठीक है मम्मी। सुनो जी, मुझे तो वो परिवार समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतना कौन करता है? हमारी बेटी है, कोई मार्केट में बिकता हुआ सामान नहीं जो बार बार लोग आते रहेंगे, देखते रहेंगे और उसमें भी कमियां निकालेंगे। अरे धीरे धीरे करके तो पूरा खानदान ही आ रहा है देखने। और लड़की की माँ ने क्या बोला था उस समय कि हमारा लड़का बड़ा ही संस्कारी है, उसने साफ साफ बोल दिया है कि जो माँ बाप पसंद करेंगे उसी से वो शादी कर लेगा। अब क्या हो गया? अरे हवा में उड़ गए क्या उसके संस्कार? एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि फिर से? अरे छोड़ो ना रमा, क्या ही कर सकते हैं हम, फिलहाल तो कल की तैयारी करते हैं। और सुनो, लड़का आ रहा है तो कुछ स्पेशल तो करना ही होगा, मार्केट जाकर कुछ गिफ्ट लेकर आना पड़ेगा हमें। लेकिन देखिए जी, हमारी बेटी कोई बोझ नहीं है, हम ना सोच समझ के ही रिश्ता करेंगे, जरूरी नहीं कि हम इसी घर में अपनी बेटी का रिश्ता करें। अरे रमा, समझने की कोशिश करो, लड़का सरकारी इंजीनियर है, हमारी बेटी पूरी जिंदगी राज करेगी। खैर ये सब छोड़ो, चलो जल्दी से तैयारी में जुट जाओ। नीलू के माता पिता तो तैयारी में जुट जाते हैं और दूसरे दिन लड़का अपनी दोनों बहनों के साथ आता है नीलू के घर। आंटी, नीलू कहाँ है? जरा नीलू को तो बुलाइए, हमारा भाई स्पेशल नीलू से मिलने आया है। हाँ हाँ बेटा, अभी बुलाती हूँ। नीलू, नीलू बेटा, नीलू आ जाओ बेटा। बैठो बेटा नीलू। जी पापा। रौनक कटकाटी में तो बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह से वो पूरे घर को घूर रहा था और हर बात में बहनों के साथ कानाफूसी कर रहा था, ये तो रमा जी को बहुत अजीब लग रहा था। बेचारी नीलू, इस बार तो नीलू और भी ज्यादा डरी हुई थी। पूछो बेटा, नीलू से क्या पूछना चाहते हो तुम? नीलू, वैसे तो मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात तुम्हें जरूर कहूंगा कि मुझे लड़कियों का, औरतों का घर से बाहर निकला नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए तुम अपनी पढ़ाई चाहो तो पूरी कर सकती हो या फिर छोड़ भी सकती हो, क्योंकि हमें तो तुमसे नौकरी नहीं करवानी है। और दूसरी बात नीलू, मैं तुमसे अपनी बहनों की करना चाहूंगा। ये दोनों जो मेरी बहनें हैं ना, आज तक वह सब कुछ देखती आई है और शादी का डिसीजन भी मेरी बहनों का ही है। इनके पसंद करने पे ही मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो सीधे सीधे बात ये है नीलू कि मेरी जिंदगी में मेरी बहनों की बहुत ज्यादा अहमियत है, और इसीलिए मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरी बहनों की वही अहमियत बनाकर रखोगी, क्योंकि आज तक मेरा सारा फैसला मेरी बहनें ही लेते आई है और इनका फैसला कभी गलत नहीं होता। लड़की की बात सुनकर तो इस बार कमल किशोर जी को भी गुस्सा आ गया था और रमा जी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि चाहे भले लड़का अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छे रुपए कमा रहा है, लेकिन उसकी सोच इतनी घटिया, इतनी नीच किस्म की थी। लड़के की इतनी घटिया और बेतुकी बात सुनकर तो रमा जैसे चिढ़ जाती है और वह सोच में पड़ जाती है। लड़का तो पूरी तरह से अपनी बहनों के कंट्रोल में है, वो भी शादीशुदा बहनों के कंट्रोल में, जो रहती तो ससुराल में है लेकिन मायके में पूरा हक जताती है, और बहनों की ही क्या, यहाँ तो पूरा परिवार ही अजीब है। रमा देवी जी सोचती है कि अगर ऐसे घर में
उनकी बेटी की शादी हो गई तो पूरे परिवार के साथ साथ दोनों लड़कियां भी मेरी बेटी को दबा के ही रखेंगी। और लड़का जब खुद ही कह रहा है कि शादी के बाद भी उसकी बहनों की ही चलेगी, वही उसके हर फैसले लेंगी, फिर मेरी बेटी की क्या हैसियत रह जाएगी? मेरी बेटी तो उस घर में इसकी पत्नी बनकर रह पाएगी, ना ही उस घर की बहू बनकर रह पाएगी। बेचारी रमा जी सोचती है जिस घर में शादीशुदा बेटियों की दखलंदाजी चलती हो वो घर तो कभी बस नहीं सकता, और ना ही उस घर में कोई भी बहू को इतना इज्जत मिलती है और ना ही कोई भी बहू सुखी रह सकती है। बेचारी रमा जी बहुत घबरा जाती है, कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। अच्छा हुआ जो बात ही बात में लड़के ने अपनी सारी पोल पट्टी खुद ही खोल दी। ठीक है, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, बाकी अब जो भी बात हो मैं आप लोगों को फोन में बता दूंगा। अब मुझे चलना चाहिए। लड़के की बात सुनकर तो फिर से रमा जी को गुस्सा आ जाता है। मतलब अभी भी आगे कुछ बाकी है, अभी भी लड़की फाइनल नहीं हुई है। अगर शादी से पहले यह हाल है तो शादी के बाद ना जाने क्या होगा मेरी बेटी के साथ। इसलिए रमा जी गुस्से से कहती है आगे आकर, अरे माफ करना बेटा, तुम जब फोन में बताओगे तब बताओगे, लेकिन तुम्हें मैं अभी खुद ही बता देती हूँ। मुझे ना तो तुम पसंद आए और ना ही तुम्हारी बहनें और ना ही तुम्हारा परिवार पसंद आया। तुम लोग ना मेरी बेटी के लायक हो ही नहीं। बारी बारी से तुम्हारा सारा परिवार आकर अपने संस्कारों का परिचय दे चुका है, बची कुची कसर तुमने पूरी कर दी। ये क्या कुछ भी बोले जा रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे तुम सब लोगों से मिलने के बाद इतना तो मुझे पता चल ही गया है, तुम सब लोग ना फेंकने में बड़े ही माहिर हो। पहले तुम्हारी माई जो खूब लंबा चौड़ा फेंक कर गई, उन्होंने कहा कि उनका बेटा बड़ा ही संस्कारी है क्योंकि वो उनके ही पसंद की लड़की से शादी करेगा। यहाँ तक तुम्हारी माँ ने तो ये भी कहा था कि उनका बेटा उनकी सारी बात मानता है, उनकी किसी भी बात को काट नहीं सकता। अगर उन्होंने मेरी बेटी को पसंद कर लिया, मानो उनके बेटे ने भी कर लिया, लेकिन वो तो मेरी बेटी को पसंद करके जा चुकी थी। तुम्हारे माँ बाप को यहाँ से गए 4 दिन हुए नहीं और फिर तुम्हारी बुआ चढ़कर आ गई जो मेरी बेटी से ऐसे ऐसे सवाल करने लगी। फिर हफ्ता दिन बीते नहीं और तुम चढ़कर आ गए अपनी बहन के साथ। अरे तुम्हें अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं तो क्या तुम किसी पर विश्वास करोगे? रमा साथ हो जाओ। रमा नहीं जी, मुझे बोलने दीजिए। अरे मेरी बेटी है या मार्केट का खिलौना? अरे मैं पूछती हूँ, जब तुम्हें लड़की देखने आना ही था तो तुम्हारी माँ को इतनी लंबी लंबी फेंकने की जरूरत क्या थी? बेटा माफ करना, हमें नहीं करना है तुम्हारे घर अपनी बेटी की शादी। रमा ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ भगवान के लिए। नहीं जी, नहीं हो सकती मैं चुप। और आप भी सुन लीजिए, मैं इस घर में तो अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। देखा नहीं आपने? अरे एक मेरी बेटी को देखने के लिए बारी बारी से करके पूरा खानदान ही आ गया और फिर अभी भी ये कहकर जा रहे हैं कि जो भी बात होगी तो फोन में बताएंगे। तुम्हारी बहनों ने मेरी बेटी को आज 3री बार घर आकर देखा है, लेकिन अभी तक तुम्हारी बहनों ने फैसला नहीं किया कि उन्हें मेरी बेटी पसंद है या नहीं। और मुझे तो इस बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा है बेटा कि तुम इतने पढ़े लिखे एक इंजीनियर हो और तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि तुम्हें औरतों का बाहर निकलना पसंद नहीं है। अरे मैं पूछती हूँ बेटा, तुम अभी भी कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अरे ये समय तो पति पत्नी एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और तुम्हें औरतों का घर से बाहर निकलना पसंद नहीं। देखिए आप लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। क्षमा करना बेटा, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एक माँ हूँ। अरे तुम लोगों ने तो मेरी बेटी को खिलौना समझ रखा है। सोच लीजिए, आपको ऐसा रिश्ता ढूंढने से ना मिलेगा। मेरा भाई इतना पढ़ा लिखा और गवर्नमेंट नौकरी करता है। अरे माफ करना बेटा, मुझे इतना पढ़ा लिखा और इतनी छोटी सोच वाला दामाद बिल्कुल नहीं चाहिए, भले ही मेरा दामाद कम पढ़ा लिखा हो। अरे किसी कंपनी में छोटी मोटी नौकरी ही करता क्यों ना हो, लेकिन कम से कम उसकी सोच तो बड़ी होनी चाहिए, जिसके पास अपने भी कोई सद्बुद्धि होनी चाहिए। अरे अपने जीवन साथी चुनने का फैसला जिसका खुद का अपना हो, ना कि अपने पूरे खानदान का हो। सुन लीजिए आप लोग, मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है और सरकारी नौकरी की लालच में मैं अपनी बेटी को किसी भी गड्ढे में नहीं ढकेल सकती। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग यहाँ से चुपचाप चले जाइए। अरे चलो भैया, आप इतने बड़े सरकारी नौकरी में हो, अरे एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ये नीलू क्या चीज है? हाँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप लोग बेशक चले जाइए। चलो रौनक, ये लोग अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अरे तुम जैसे होनहार पढ़े लिखे सरकारी इंजीनियर को भी ये लोग टुकरा रहे हैं, बाद में ना सिर में हाथ रखकर रोएंगे। देखिए जी, बताने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी बेटी के लिए बहुत सही फैसला लिया है। हाँ मम्मी, मुझे भी ये लड़का और लड़के का परिवार बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बताइए दोस्तों,